बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये पार्ट 2 है इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स के हवाले से। पिछला पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो उसको देख लें, सीक्वेंस में वीडियोस हैं और ये वो टर्म्स है जैसे मैंने बताया कि ये आगे अकाउंटिंग में थ्रू आउट यूज़ होनी है, तो लिहाजा इनका जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम चलते हैं जी नेक्स्ट पार्ट 2 की पहली जो डेफिनेशन है इसके अंदर, और वो है टर्म कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट इनफैक्ट क्या है कि डिस्काउंट कई तरह के होते हैं। वैसे बिजनेसेस जो होते हैं, यानी सेल डिस्काउंट होता है, परचेज डिस्काउंट होता है, ट्रेड डिस्काउंट होता है, तो वैसे अलाउंसेस वगैरह जो है वो दिए जाते हैं। तो अब ये कौन सा डिस्काउंट है जिसको हम कैश डिस्काउंट कहते हैं? कैश डिस्काउंट, तो ये इसका ताल्लुक है क्रेडिट ट्रांजैक्शन के साथ। अब क्रेडिट ट्रांजैक्शन से क्या मुराद है? मीन्स के ट्रांजैक्शन जब होती हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि आपको पेमेंट करनी है फॉर एग्जांपल किसी को 3 महीने बाद। अब ये इंस्टॉलमेंट्स बनती है ना असल में, कि जितना ड्यूरेशन ज़्यादा होगा पैसे उतने ज़्यादा होते हैं, जितना उसका टाइम ड्यूरेशन कम होगा पैसे उतने कम बनेंगे। यही तो बात है कि नकद भी हमें पैसे थोड़े देने पड़ते हैं, अगर हमें उधार पे हो तो उसमें पैसे ज़्यादा देने पड़ते हैं। उसकी वजह ये है कि उसमें जो है वो इंटरेस्ट इनफैक्ट असल में शामिल हो जाता है, जो उसकी कीमत को, प्राइस को या उसकी पेमेंट को बढ़ा देता है। अब अगर 3 माह बाद आपने पेमेंट करनी थी तो पैसे अगर ज़्यादा है, तो अगर आप 1 माह बाद ही उसको दे दो तो क्या फिर आपको उतने ही पैसे देने पड़ेंगे? नहीं, उससे कम होंगे ऑब्वियसली। तो वो वाला जो डिस्काउंट इसमें, चूँकि आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में रकम लिखी हुई है ज़्यादा, जब आप 1 माह बाद या आपके पास पैसे आ गए और आपने पेमेंट कर दी, तो अब आपको पेमेंट उसको कम करनी है, थोड़े पैसे देने हैं। तो इसका मतलब है कि सपोज कर लो कि पहले उसको जो है वो 100 रुपये देना था और अब आपको 90 रुपये देने पड़ रहे हैं, तो 10 रुपये क्या है आपका? आपके लिए डिस्काउंट है, आपके लिए वो डिस्काउंट रिसीव्ड है, और जो आपको डिस्काउंट दे रहा है उसके लिए वो डिस्काउंट अलाउड है। तो मीन्स कि हमेशा डिस्काउंट कौन देता है? सेलर देता है बायर को। हमेशा डिस्काउंट कौन देता है? सेलर देता है बायर को। तो बायर जो है उसको डिस्काउंट मिलता है, वो रिसीवर होता है उसका। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि क्या बात कर रहा है यहाँ पे। डिस्काउंट गिवन बाय द क्रेडिटर टू डेटर। क्रेडिटर कौन है? यानी सेलर, और डेटर कौन है? यानी बायर। इफ पेमेंट इज मेड बाय द डेटर, पेमेंट कौन करेगा? डेटर करेगा, क्योंकि उसने चीज़ें खरीदी और वो उसी से हमने लेने हैं, उसी वजह से उसको डेटर कहते हैं। डेटर कौन होता है? जिससे पैसे हमने लेने हैं। क्रेडिटर कौन होता है? जिसको पैसे देने हैं। तो पैसे सेलर को देने हैं, जिसने माल हमें बेचा हुआ है, और डेटर का मतलब जिससे लेने हैं पैसे। तो बिफोर द ड्यू डेट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। अगर वो ड्यू डेट से पहले दे दे, ड्यू डेट का मतलब है कि 3 माह थे तो उससे पहले, ठीक है। अब उससे पहले इसलिए मुराद नहीं कि 1 दिन वो पहले दे, मीन्स कि उसके अंदर क्या होता है कि ड्यूरेशन टाइम जैसे कम होगा तो उसे कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिलेगा। तो वो क्यों मिलेगा? क्योंकि वो कैश पेमेंट कर रहा है, पहले पेमेंट कर रहा है, यानी कैश देते वक्त जो डिस्काउंट मिलता है उसे हम कैश डिस्काउंट कहते हैं, और यही वजह है इसका नाम इस तरह हम यूज़ करते हैं। इट इज़ डिस्काउंट रिसीव्ड फॉर द डेटर, ये डेटर के लिए डिस्काउंट रिसीव्ड है, एंड डिस्काउंट अलाउड फॉर द क्रेडिटर, यानी सेलर जो है उसके लिए डिस्काउंट अलाउड है और बायर के लिए जो है ये डिस्काउंट रिसीव्ड है। तो यानी जो डिस्काउंट रिसीव्ड होगा वो रेवेन्यू होगा, और डिस्काउंट अलाउड जो होगा वो एक्सपेंस होगा, और प्रॉफिट एंड लॉस में फिर इनको शो किया जाता है। यानी वो फिर आगे वाले लेक्चर्स में देखेंगे। उसके बाद आ जाता है अकाउंटिंग पीरियड। इसके बारे में मालूम होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये वो पीरियड है जिसके ऊपर हमें, या ये वो टाइम है, ड्यूरेशन है उसका, जिसके ऊपर हमें अपने फाइनल अकाउंट्स वगैरह प्रिपेयर करने होते हैं। तो अकाउंटिंग पीरियड, फाइनेंशियल पीरियड of accounting is known as accounting period. Under this financial statements are prepared. यानी इसके अंदर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं, मतलब हमारा जो भी फाइनेंशियल ईयर है। फॉर एग्जांपल किसी का 30 जून पे एंड होता है, किसी का जो है वो 30 सितंबर पे एंड होता है, किसी का 31 दिसंबर पे एंड होता है, किसी का 31 मार्च पे एंड होता है। हो सकता है यानी साल वाइज चलती हो सकता है किसी का 3 माह क्वार्टरली बना रहा हो, कोई 6 माह बना रहा हो, सेमी एनुअली चेक कर रहा हो, कोई मंथली बेस पर बना रहे होते हैं, कुछ ईयरली। और नॉर्मली ईयरली जो होता है ये एक अकाउंटिंग पीरियड ज़्यादातर बिजनेसेस यूज़ करते हैं। छोटा बिजनेस होगा तो वो साल में अपनी देखता है प्रॉफिटेबिलिटी, अपनी पोजीशन। जो बड़ा बिजनेस थोड़ा उससे बड़ा होगा तो 3 महीने बाद देख लेगा, कुछ 6 माह बाद। जो बड़े बिजनेसेस होते हैं वो हमेशा साल का चेक करते हैं कि हम ये देखेंगे कि साल में हमारे पास क्या आया क्या गया, तो पूरे साल का वो प्रॉफिट या लॉस वगैरह चेक करते हैं। वो इतना यानी उनका लॉन्ग टर्म डिसीजंस होती है, लॉन्ग टर्म उन्होंने देखना होता है अपना प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह को। तो यानी जिस पीरियड के ऊपर जाके वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी या अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करेंगे, वो उसका आपका जो पीरियड होगा वो अकाउंटिंग पीरियड कहलाएगा। यानी अकाउंटिंग के हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स वगैरह जो भी जिसके ऊपर हम अपने फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं।
और नॉर्मली ये जो होता है ये कैलेंडर ईयर होता है, यानी जनवरी से शुरू होकर 31 दिसंबर ही नॉर्मली होता है। जैसे बुक्स में आप देखते हैं फाइनल अकाउंट्स आप बनाएंगे तो उसमें देखा होगा कि प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट ऑन 31 दिसंबर। किसी को और का भी हो सकता है, यानी मार्च में भी आ सकता है, लेकिन ये नॉर्मल 31 जो दिसंबर है उस पर ही एंड होते हैं, जिसे हम कैलेंडर ईयर कहते हैं। इसको कैलेंडर ईयर भी कहा जाता है अगर 31 दिसंबर पे एंड हो रहा है तो। अच्छा, उसके बाद आप देखें कैपिटल, कहते हैं अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन बिजनेस दैट्स कॉल्ड कैपिटल, यानी जो मालिक ने बिजनेस में पैसा लगाया उसे कैपिटल कहते हैं। ये इन्वेस्टमेंट है मालिक की। इट इज़ द इंटरनल लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस, ये इंटरनल ये भी लाइबिलिटी है देखें, और यही वजह है कि कैपिटल को लाइबिलिटी साइड पे शो किया जाता है। अब मालिक का पैसा है वो वहाँ से लाइबिलिटी आ गई, लेकिन मालिक और है बिजनेस और है, बिजनेस मालिक से भी पैसा लेगा तो उसको भी वो अपना लाइबिलिटी साइड पे शो करेगा। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लाइबिलिटी, बट इट इज द इंटरनल लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस। सो कैपिटल इज शोन इन द बैलेंस शीट, और कैपिटल को बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे हम शो करते हैं। तो कैपिटल क्या है? मालिक का पैसा, यानी इसे उर्दू में कहा जाता है सरमाया। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, वो है ड्राइंग। तो अमाउंट विड्रॉन बाय द ओनर फ्रॉम बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज, मालिक बिजनेस से पैसा निकलवाए अपने जाती इस्तेमाल के लिए। मालिक बिजनेस से पैसा बिजनेस के इस्तेमाल के लिए भी तो निकलवा सकता है ना, यानी बैंक बिजनेस के बैंक अकाउंट से पैसा निकलवाया लेकिन बिजनेस में यूज किया, तो ये ड्राइंग नहीं कहलाएगी। पर्सनल यूज के लिए अगर वो करेगा, पर्सनल यूज अपने जाती इस्तेमाल के लिए, तो वो फिर ड्राइंग कहलाएगी। खाली मालिक का बिजनेस, यानी हम ये नहीं कह सकते अमाउंट विड्रॉन बाय ओनर फ्रॉम बिजनेस इज कॉल्ड ड्राइंग, नहीं। अगर वो उसने ड्रॉ की बिजनेस है और उसने बिजनेस को पे ऊपर ही लगा दी तो वो तो ड्राइंग नहीं है। बिजनेस से निकलवाए वो पैसा और वो जाती इस्तेमाल में यूज कर ले तो उसे फिर हम क्या कहेंगे? ड्राइंग कहेंगे। सो तो पर्सनल यूज लिखना जरूरी है इसके साथ। तो इट इज डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल इन द बैलेंस शीट, यानी बैलेंस शीट में जो आपका कैपिटल होगा उसमें से हम उसके कैपिटल को कम कर देते हैं। जितना उसका पैसे हमारे पास इन्वेस्टमेंट पड़ी थी तो उसकी जो भी ड्राइंग होगी हम उसमें से उसको माइनस कर देंगे। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है एसेट्स क्या होते हैं। और एसेट्स क्या है? ये रिसोर्सेज हैं, ये ज़राए हैं जो कि बिज़नेस में हम यूज़ कर रहे हैं, और ये हमें शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म बिज़नेस को बेनिफिट्स देते हैं, और इनके ज़रिए से ही हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं। ये नहीं होंगे तो हम बिज़नेस में रेवेन्यू जनरेट भी नहीं कर पाएंगे। कोई ना कोई चीज़, ऑब्वियसली कोई ना कोई रिसोर्स आपके पास ऐसा है जिसको आप यूटिलाइज कर रहे हो तो आप उससे अपना रेवेन्यू वगैरह जनरेट कर रहे हो। जैसे लैंड हो गया, तो ज़मीन के बगैर आप बिज़नेस कहाँ स्टैब्लिश करोगे, या उसके ऊपर बिल्डिंग हो गई, बिल्डिंग होगी तो आप जहाँ बैठोगे या कोई आप काम कर पाओगे, या उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, या जो भी उसके अंदर मशीनरी है, जो जो आपको टूल्स या चीज़ें चाहिए वो आपके सारे के सारे जिसको आप यूज़ कर रहे हो, चाहे वो एक बोर्ड मार्कर ही क्यों नहीं, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके अंदर वो बोर्ड मार्कर है तो वो भी उनके लिए क्या है? एक एसेट है, क्योंकि वो यूज़ हो रहा है। बोर्ड, वाइट बोर्ड यूज़ हो रहा है तो वो उनका क्या है? एक एसेट है। पंखे यूज़ हो रहे हैं तो वो एसेट है। तो यानी टेबल हो गया, फर्नीचर, अलमारी वगैरह हो गई, जिस तरह भी चेयर्स वगैरह हो गई, तो ये सारी चीज़ें जो बिजनेस में यूज़ हो रही हैं वो उनके क्या कहलाएंगे? एसेट्स कहलाएंगे। तो एसेट्स क्या हैं? रिसोर्सेज हैं। इन्हें हम डेफिनेशन में हम देखते हैं, इन्हें हम कहते हैं इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस विच आर यूज टू अर्न प्रॉफिट आर कॉल्ड एसेट्स। अच्छा, मेरे को इकोनॉमिक क्यों कहते हैं? क्योंकि इकोनॉमिक्स आपने पढ़ी ना, इसमें स्केर्स रिसोर्सेज होते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। तो मीन लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। दैट्स व्हाई दिस आर कॉल्ड इकोनॉमिक रिसोर्सेज। सो इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस विच आर यूज टू अर्न द प्रॉफिट आर कॉल्ड एसेट्स। तो यानी ये लिमिटेड रिसोर्सेज है जिनको आप यूज कर रहे हो प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। डायरेक्ट ये प्रॉफिट नहीं है, लेकिन इनके जरिए से हम प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। वो कंप्यूटर्स भी हो सकते हैं, वो कोई भी चीज़ हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल द कैश, बिल्डिंग, डेटर्स एटसेट्रास वगैरह जो भी हैं सारे ये एसेट्स कहलाएंगे। इनकी फिर अलग एक कैटेगरी बनती है, यानी शॉर्ट टर्म एसेट, लॉन्ग टर्म एसेट, फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल, इनटेंजिबल, इस तरह करके इसको बहुत सारे हैं, लेकिन वो हम डिटेल में आगे फाइनल अकाउंट्स में इंशाल्लाह कैटेगराइज करेंगे इनको। यहाँ सिर्फ इसको बेसिक्स आप देख लीजिए। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं लाइबिलिटीज। अब वो क्या कहते हैं? डेट्स आर पेएबल ऑफ द बिजनेस, पेएबल्स ऑफ द बिजनेस, यानी जो कर्ज हैं, डेट कहते हैं कर्ज को, या पेएबल्स यानी जिनको आपने पे करना है, जो आपके ड्यू हैं। तो पेएबल्स ऑफ द बिजनेस आर कॉल्ड लाइबिलिटीज, यानी जो उसके ऊपर ड्यू हैं, जो वाजिबात हैं जो बिजनेस ने देने हैं, उनको हम कहते हैं लाइबिलिटीज। फॉर एग्जांपल द सैलरी पेएबल, द क्रेडिटर्स, रेंट ड्यू, जिनके साथ ड्यू का लफ्ज़ आ जाए या पेएबल का लफ्ज़ आ जाए तो वो हमारी क्या होती हैं? लाइबिलिटीज़ होती हैं। इनकी भी कैटेगरीज होती है, यानी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, इस तरह करके हम इनको कैटेगराइज करते हैं, लेकिन वो फाइनल अकाउंट में हम इंशाल्लाह इसको डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि लाइबिलिटीज़ क्या होते हैं? वाजिबात जो बिजनेस ने पे करने हैं, जो पेएबल्स हैं, और एसेट्स क्या है? उसके रिसोर्सेज हैं जो बिजनेस में हम यूज़ कर। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं रेवेन्यूज, और रेवेन्यूज में अगर आप देखें तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इनकम ऑफ द बिजनेस दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू, यानी आपका जो कारोबार है उसकी जो आमदनी है, जो इनकम है,
اس کو وہ کیا کہتا ہے؟ ریونیو کہتا ہے. فار ایگزامپل سیلز ہو گیا, انٹرسٹ ارنڈ ہو گیا, کمیشن ارنڈ ہو گیا, جو آپ کما لیتے ہو وہ آپ کو ملا ہے یا نہیں ملا وہ الگ بات ہے. یعنی آپ نے کہیں کام کیا, اب آپ کو وہاں سے کمیشن ملنا تھا, آپ نے کمیشن ابھی ملنا نہیں ہے, تو کیا آپ کی وہ ریونیو ہے؟ اوبیسلی وہ ریونیو ہے, لیکن وہ ریونیو ریسیویبل میں آئے گا, لیکن انکم تو آپ کی وہ بن گئی. تو ایک تو یہ ریونیو ہو گیا. اس کے بعد ایکسپینس ہے, ایکسپائرڈ کاسٹ آف دا گڈز آر سروسز ان دا جنریشن آف دا ریونیو. یعنی ہم ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے جو بھی ہم خرچہ اخراجات اس کے اوپر کر رہے ہیں, ریونیو جنریٹ کرتے ہیں. یعنی خرچے ہم کیوں کرتے ہیں؟ سو دیٹ ہم پروفٹ جنریٹ کرنا چاہتے ہیں. تو پروفٹ آپ کو جنریٹ کرنا ہے تو آپ کو خرچے بھی کرنے ہیں. تو وہ کہتے ہیں نا کہ بزنس کے خرچوں کو کم نہیں کرنا چاہیے, ریونیوز کو بڑھانا چاہیے. مینس کہ خرچے تو ہوں گے, آپ کو زیادہ پروفٹ جنریٹ کرنا ہے. بڑی کمپنی بڑے خرچے, چھوٹی کمپنی چھوٹے خرچے. ایکسپینسز کا تعلق جو ہے بس ان پروفٹس کے ساتھ ایکسپینس, لیکن یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کہاں کس ایکسپینس کی ضرورت ہے. نیڈ ہے ایکسپینس کریں, نیڈ نہیں ہے تو ایکسپینس کو ذرا کنٹرول میں رکھنا ہوتا ہے. تو فار ایگزامپل جیسے ویجز ہو گئیں, سیلریز ہو گئیں, الیکٹرسٹی چارجز وغیرہ ہو گئے, تو یہ سارے کے سارے ہمارے کیا کہلائیں گے؟ ایکسپینس کہلائیں گے. اینڈ دا لاسٹ ٹرم دیٹس اے پروپرائٹر. سو پروپرائٹر, ہو از دا پروپرائٹر؟ دا اونر آف دا بزنس. سو پروپرائٹر, owner of the business is called proprietor. He is entitled to receive the profit and liable to bear loss of the business. یعنی کیا کرے گا کہ یہ اس کا جو مالک ہوتا ہے بزنس کا, اسے عام طور پہ دکانوں پہ دیکھا اس پہ لکھا ہوتا ہے پروپرائٹر محمد جمیل جو بھی ہے. تو اس طرح کر کے پروپرائٹر کا ہوتا ہے مالک کو کہتے ہیں, یعنی اس کا اونر کون ہے. سو ہی انٹائٹلڈ مطلب یہ حقدار ہوتا ہے ٹو ریسیو دا پروفٹ, پروفٹ اس کو ملے, اینڈ لائبل ٹو بیئر دا لاس, اور لاس بھی یہ بیئر کرے گا. سنگل ہے تو سنگل وہ خود بیئر کرے گا, اگر پارٹنرس ہے تو وہ آپس میں ڈیوائڈ کریں گے, اور کمپنی ہے تو پھر اس میں شیئر ہولڈرز جانے, ان کا کام جانے, ان کے انویسٹمنٹ کے اکارڈنگلی, اور ڈیویڈنڈ وغیرہ وہ سارا کچھ اس کے اندر آتا ہے. تو لیں جی, یہ تھا آج کا ٹاپک, اور آپ کا یہ سیکنڈ پارٹ جو ہے وہ ملٹی پیڈیا کی طرف سے کمپلیٹ ہوا. اگر آپ کو ملٹی پیڈیا کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو پھر آپ لائک کر لیں اور شیئر کر لیں دوسروں کے ساتھ, اور اگر آپ کو اچھی نہیں لگی تو اس کو ڈس لائک کر دیں, اور ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.